Hi everyone, welcome to Induction Physics class by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover exercise Unsolved Numericals of chapter number 1 Rotational Dynamics। तो अगर हम टेक्स्ट बुक में देखें तो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है देखते हैं। Somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1 meter while the bicycle is on the central stand। तो इस यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि एक एंट है जो स्टक हो गई है। किस में स्टक हो गई है? बाइसिकल के व्हील में, ठीक है। और उस बाइसिकल व्हील का डायमीटर दिया है जो कि है 1 मीटर। तो इस क्वेश्चन की गिवन कंडीशन और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हमें विथ डायग्राम इसे देखना होगा। तो डायग्राम बनाते हैं और साथ ही साथ में इसके कंडीशन लिखते हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि सपोज करो ये साइकिल का व्हील है, ठीक है। अब ये साइकिल का व्हील का जो डायमीटर है वो हमें कितना गिवन है? डायमीटर दिया है 1 मीटर, तो इससे रेडियस कितना मिल जाएगा? 0.5 मीटर। तो सपोज करो ये इसका रेडियस हो गया r, ठीक है। अब यहाँ पर बोला क्या है कि एक आंट है जो यहाँ पर स्टक हो गई है एट द रिम। तो ये बाइसिकल का क्या है? रिम है व्हील का। तो व्हील के रिम में एक एंट जो है वो स्टक हो गई है। अब होगा क्या कि जब हम इस व्हील को घुमाएंगे तो ये भी साथ साथ में घूमेगी, राइट। तो अब यहाँ पर गिवन कंडीशन आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? While the bicycle is on the central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds। और फिर हमने क्या किया, जब इसे रोटेट करना शुरू किया तो कुछ टाइम के बाद कितना फ्रीक्वेंसी हो गया? 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। कितने टाइम में? एट टाइम 10 सेकेंड। और गिवन कंडीशन के हिसाब से हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बोला है कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंट इन दिस 10 सेकेंड। कि 10 सेकेंड में इस एंट ने कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किए होंगे। यानी हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। कि 10 सेकेंड में इस एंट ने कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किए होंगे। साथ ही साथ और क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? एंड द टाइम टेकन बाय इट फॉर द फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। यानी कि हमें ये पूछा है कि पहला कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा और 10th रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है और ये चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो सिंस देखो हमें यहाँ पर बोला है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, तो इसके लिए हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन के यूज़ करना होगा। अब काइनेमेटिकल इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बट ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा लीनियर मोशन होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? एंगुलर मोशन। तो ये फॉर्मूलाज हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी हैव अ लीनियर मोशन। लेकिन हमारा ये मोशन कौन सा है? एंगुलर मोशन। तो सेम ही रहते हैं, खाली इनके टर्म्स थोड़े से बदल जाते हैं। v की जगह पर क्या हम यूज़ करेंगे? ओमेगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से डिनोट करेंगे और ये क्या हो जाएगा? अल्फा टी, क्योंकि एक्सेलरेशन को यहाँ पर क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। उसके बाद यहाँ पर क्या है? s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर के केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, ठीक है। हो सकता है आपको ये काइनेमेटिकल इक्वेशन पता हो, अगर नहीं पता है तो आप इसे याद कर लेना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो यहाँ पर आपको पता है ये सारी कंडीशन। v का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, t इज द टाइम, और s क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। तो उसी तरीके से ये ओमेगा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा का मतलब क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। t का मतलब है टाइम, और थीटा क्या डिफाइन करता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? इट इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। ये हमें पता होता है। तो हमें करना क्या है? सिंस हमें दिया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो अगर हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करना होगा तो तीनों ही काइनेमेटिकल इक्वेशन में आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हमें यही करना होगा कि अल्फा का वैल्यू ढूंढना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करके सबसे पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
क्योंकि ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें देखो ये दिया है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी गिवन है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इनिशियली ये जो व्हील है वो रेस्ट पर था। अगर वो रेस्ट पर था तो उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो अगर यहाँ पे मैं 0 रख दूँ, टाइम मुझे पता है 10 सेकेंड, और ओमेगा के लिए मैं 2πf का यूज़ करके ये रख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा। सो देयरफॉर इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ओमेगा की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, वी कैन राइट 2πf, है ना। ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियली ये व्हील कहाँ पर था, रेस्ट पे था। अगर ये रेस्ट पर है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 0 प्लस अल्फ़ा, और टी का मतलब यहाँ पर क्या है, 10। तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि टाइम कितने रेवोल्यूशन के टाइम कितने टाइम के लिए रिवॉल्व कर रहा है, 10 सेकेंड के लिए। अब आगे क्या होगा, देखो देयरफॉर 2π, एफ की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, 2 इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा लिख सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4π इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4π अपॉन 10, तो जिसे मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ, 0.4π। तो ये हमें क्या मिल गया, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इस एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू को आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देता हूँ, क्योंकि आगे हमें इसका बहुत यूज़ करना है। ये कितना आया है, 0.4π, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंट इन 10 सेकेंड, कि 10 सेकेंड में इसने कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किए होंगे। तो अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखो, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू 2πn होता है, थीटा इज इक्वल टू 2πn होता है। तो यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है कि जब वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो कितना एंगल बनता है, 2π। तो अगर मुझे ये निकालना है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे, तो मैं कैसे निकालूंगा, थीटा अपॉन 2π। तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाए तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि 10 सेकेंड में वो कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को कंप्लीट करेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाला। इस काइनेमेटिकल इक्वेशन के हेल्प से हम थीटा निकाल लेंगे, और इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन n फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये कौन सा मोशन से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन में हम इन काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देयरफॉर थीटा के लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। अब देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जो कि क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपकी 0 है, ठीक है। तो ये अगर मैं 0 इंटू टी करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस ये हो जाएगा हाफ। अच्छा, अल्फा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, कितनी है, 0.4π इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम हमें गिवन है, कितना है, 10 है। तो 10 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो, इसको मैं कट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.2। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0.2π इंटू 100। सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, ध्यान से देखो, 20π, है ना। अगर हम 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी मिल जाएगी, 20π। तो अब हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन n का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो, थीटा हो जाएगा 20π और अपॉन क्या है, 2π। तो पाई से पाई कैंसल और ये 2 10 जा, तो ये हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 10। तो इससे हमें ये पता चला कि जब ये आंट 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड से मूव करेगी तो 10 सेकेंड में वो कितने रेवोल्यूशन को कंप्लीट करेगी, 10 रेवोल्यूशन को वो कंप्लीट करेगी। तो यहाँ से अपने को n का वैल्यू कितना मिल गया, 10 रेवोल्यूशन। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, 10 रेवोल्यूशन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, T1 और T10। T1 का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रेवोल्यूशन, और T10 का मतलब क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट लास्ट रेवोल्यूशन, यानी 10th रेवोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रेवोल्यूशन। सो देयरफॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को कितना टाइम लगा, तो इसे मैं टाइम को यहाँ पर T1 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम T1।
अब इसके लिए वापस से यही हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखो थीटा क्या होगा, सिंस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि जब वो 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई, तो मैं 2 पाई ले लेता हूँ, ठीक है। सो देयरफॉर इस इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यू पुट अप करो तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू, ये वाला टर्म अगेन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। बचा क्या प्लस हाफ, अल्फा की वैल्यू क्या है 0.4 पाई, और ये हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं इसे ले लेता हूँ T1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 को मैं यहाँ पर लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई इज इक्वल टू 0.4 पाई इंटू T1 का स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड T1 का स्क्वायर, तो देयरफॉर मैं इसे क्या लिखता हूँ T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 0.4 पाई, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ 40/4, जिसका आंसर क्या आएगा 10। सो देयरफॉर T1 की वैल्यू क्या मिलेगी √10। तो ये हमें क्या पता चल गया कि फर्स्ट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को इस एंड को कितना टाइम लगेगा, √10 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं √10 सेकेंड। अगर आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो कि √10 की वैल्यू देख लेना लॉग टेबल बुक में, तो इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को मिल गया T1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द 10th रेवोल्यूशन, यानी लास्ट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को कितना टाइम लगा होगा। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि फर्स्ट से 9th रेवोल्यूशन, यानी टोटल 9 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को कितना टाइम लगा है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हमें 9 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम मिल जाएगा तो 10th रेवोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 रेवोल्यूशन माइनस टाइम टेकन टू कंप्लीट 9 रेवोल्यूशन, तो अपने को टाइम टेकन टू कंप्लीट 10th रेवोल्यूशन का आंसर मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट 9 रेवोल्यूशन। अब हमें पता है अगर 9 रेवोल्यूशन होंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई n, तो ये क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, और 9 रेवोल्यूशन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, तो अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 18 पाई। तो वापस से आपको इस थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करके t निकाल लेना है कि 9 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। सो देयरफॉर हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 18 पाई, उसके बाद ये अगेन क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर बचेगा क्या हाफ, अल्फा की वैल्यू क्या है 0.4 पाई इंटू टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना T9 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 9 रेवोल्यूशन। अब यहाँ पर होगा क्या कि मैं इसे इस तरीके से लिख लेता हूँ कि इसे मैं अगर कट कर दूँ तो ये हो जाएगा 0.2, और पाई से यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0.2, और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, हमें फाइंड तो ये करना है ना, तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, देयरफॉर T9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18/0.2, तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180/2 विच इज इक्वल टू 90। सो देयरफॉर 9 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को कितना टाइम लगेगा, √90, तो √90 की वैल्यू हम क्या करेंगे लॉग टेबल बुक में देख लेंगे। तो जब आप लॉग टेबल बुक में जाओगे तो स्क्वायर रूट में आपको √90 की क्या वैल्यू मिलेगी 9.487, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा सेकेंड, कि 9 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को कितना टाइम लगा 9.487 सेकेंड लगा। अब हम फाइनली 10th रेवोल्यूशन यानी लास्ट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ देयरफॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट 10th रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगा इज इक्वल टू, हम कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 रेवोल्यूशन माइनस टाइम टेकन टू कंप्लीट 9 रेवोल्यूशन। तो अब देखो 10th रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को तो 10 सेकेंड लगे थे, यानी कि 10 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को 10 सेकेंड था, माइनस 9 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को कितना टाइम लगा 9.487। अब हमें क्या करना है, इसको इससे माइनस कर देना। जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा 0.513, ठीक है, सेकेंड। इतना टाइम लगेगा 10th रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में।
तो मैंने यहाँ पर 3 डिजिट तक ही निकाला है, आप चाहिए तो 4th डिजिट भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट इतना इनफ है, ठीक है। तो अपने को 10th रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को कितना टाइम दिख रहा है, 0.513। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मिल गया है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रेवोल्यूशन क्या होगा और टाइम टेकन टू कंप्लीट लास्ट यानी 10th रेवोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट लास्ट रेवोल्यूशन बोला है, लास्ट रेवोल्यूशन मतलब कि 10th रेवोल्यूशन, क्योंकि टोटल टाइम उसने हमें दिया था कि 10th रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को 10 सेकेंड लगेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना था कि 10th रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि पहले 9 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, 9.487, और फिर हमने उसको क्या किया, टोटल से हमने माइनस कर दिया, तो अपने को क्या मिल गया, 0.513 सेकेंड। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5 एंड द रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर। और आगे क्या बोला है, दैट इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज पाई सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क and we have to find the minimum frequency in which it will start slipping from there। और दूसरा आगे क्या पूछा है, by what factor will the answer change if the coin is almost at the rim। और यहाँ पर गिवन कंडीशन में क्या है कि g की वैल्यू को हम पाई स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिखते हैं और डायग्रामेटिकली समझते हैं कि गिवन क्वेश्चन में क्या है और इसका आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है कि एक ग्रामोफोन डिस्क है। तो सपोज करो ये ग्रामोफोन डिस्क है और मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ इसे। तो ये है डिस्क और इस ग्रामोफोन डिस्क जो है ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, घूमेगा, ठीक है। और यहाँ पर गिवन कंडीशन में बोला है कि इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 आर की वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है कि एक कॉइन है जो कि इसके सेंटर से पाई सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है। तो ये सपोज करो ये डिस्टेंस कितना है, पाई सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ पर एक कॉइन है जो रखा हुआ है। अब हमें पता है कि ये जो कॉइन जो यहाँ पर रखा हुआ है, अब क्या होगा कि जब ये डिस्क घूमेगा, ग्रामोफोन डिस्क घूमेगा तो कॉइन भी साथ साथ घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये दिया है कि ये जो कॉइन है वो पाई सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डिस्क, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्मॉल आर क्या है, पाई सेंटीमीटर है। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 × 10⁻² मीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पाई × 10⁻² मीटर। अब क्या होगा, देखो ध्यान से कि ये जो कॉइन है, कॉइन जब किसी सरफेस पे रखा जाएगा तो इसमें दो फोर्सेस एक्ट होंगे। एक नीचे की तरफ फोर्स एक्ट होगा जिसे हम बोलेंगे mg, और एक इसके ऊपर दूसरा फोर्स एक्ट होगा जिसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल n। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे रखते हैं तो उसका खुद का वेट नीचे की तरफ एक्ट होता है और जिस सरफेस पे रखते हैं वो सरफेस क्या करता है, उसके अपोजिट में उतना ही नॉर्मल अप्लाई करता है। और ये नॉर्मल भी किसके बराबर होता है, mg के ही बराबर होता है। अब देखो होगा क्या यहाँ पर कि जब ये कॉइन रखा होगा और ये डिस्क घूमना शुरू होगा तो साथ साथ में ये भी घूमेगा, और जब ये कॉइन घूमेगा तो एक ऐसा रेवोल्यूशन आएगा, ऐसा टाइम आएगा जिस पॉइंट पर ये कॉइन इस डिस्क से स्लिप हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि सपोज करो फैन है, फैन के अगर आपने टिप पे सपोज करो एक कॉइन रख दिया, जैसे आप कॉइन रखोगे तो होगा क्या कि फैन चालू करने के बाद वो फैन जैसे घूमना शुरू होगा तो 1-2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करते ही क्या होगा, ये कॉइन स्लिप होके नीचे गिर जाएगा। तो बस हमें वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो वी हैव टू फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या हो जाए, ये कॉइन स्लिप हो जाए, ठीक है। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमें फाइंड आउट करना है। और हमें बोला है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है किसके बीच में, कॉइन और डिस्क का बीच में, वो कितनी गिवन है, 0.5। तो ये हमारे पास सारी गिवन कंडीशन है। अब देखो यहाँ पर और सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, बाय व्हाट फैक्टर विल द फ्रीक्वेंसी चेंज इफ द कॉइन इज केप्ट एट द रिम। मान लो कि मैंने कॉइन को कहाँ रख दिया, रिम पॉइंट पे रख दिया, तो फिर कितने फैक्टर से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अब फैक्टर कैसे हम निकालते हैं, तो फैक्टर निकालने के लिए हमें फाइनल फ्रीक्वेंसी देखनी होगी कि फाइनल मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसे मैं 2 मान लेता हूँ और इनिशियल मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसके हेल्प से हम बता सकते हैं कि भाई कितने फैक्टर वो फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि जब वो कॉइन रिम पे रखा होगा तो और जल्दी वो कॉइन स्लिप होके गिर जाएगा, ठीक है।
तो चलो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं पहला केस, जहां पर हमें फाइंड आउट करना है कि अगर कॉइन पाई सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो किस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद वो स्लिप हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, अगर ये डिस्क घूमेगा तो एक कॉइन भी घूमेगा, और हमें पता है जब ये कॉइन घूमेगा तो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड करेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, देखो देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो क्या करेगा, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो देयरफॉर फ्रॉम फिगर हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में लगेगा, डिस्क और कॉइन के बीच में आएगा। ठीक है, नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमें पता है म्यू एन होता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ से होगा क्या कि इसे मैं ऐसे लिखता हूँ एम आर ओमेगा स्क्वायर, म्यू को ऐसे लिखते हैं, और एन किसके बराबर होता है, एन एम जी के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा एम इंटू जी। अब यहाँ से होगा क्या कि m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर देखो ये जो r की वैल्यू हमें गिवन है पाई इंटू 10 की पावर -2, तो अभी मैं फिलहाल r को ऐसे ही रखता हूँ। अब यहाँ पर देखो ओमेगा क्या है, ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 पाई f, और मैं यहाँ पर f मिन ले लेता हूँ क्योंकि हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, r इंटू 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू जी। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर करेंगे क्या, अब हम इनकी वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है, r की वैल्यू दिया है हमें पाई सेंटीमीटर, तो यानी पाई इंटू 10 की पावर -2 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर को हम ऐसे ही रखेंगे। क्यों पाई स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें गिवन कंडीशन में बोला है कि जो जी की वैल्यू है वो आप पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ कर सकते हो। तो जी की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू हमें पता है 0.5 और जी की वैल्यू क्या है, पाई स्क्वायर, कैंसल हो गया, राइट। अब देखो देयरफॉर एफ स्क्वायर मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन, और ये वाले सारे टर्म्स कहाँ जाएंगे, नीचे। तो जब हम इसे नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, कितना आ गया, 4 पाई इंटू 10 की पावर -2। सो देयरफॉर हम इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो देयरफॉर एफ स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल टू, अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम सिंपल वे से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लॉग एंटीलॉग, यानी विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल हम इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल आसान होता है एज कम्पेयर टू लॉग एंटीलॉग। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं 10 की पावर -2 को ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो 0.5 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 4। तो अगर मैं 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 50, और मैं इसे इस तरीके से लिखता हूँ 1/3.14 इंटू 4। अब क्या होगा, ध्यान से देखो ये वाला जो हमारा टर्म है ना, ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, तो मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, उस रेसिप्रोकल को 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बड़े आसानी से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो जब आप लॉग टेबल बुक में रेसिप्रोकल देखोगे 3.1 में 4, तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 0.3185। ठीक है, ये रेसिप्रोकल आपको मिल जाएगा इनटू, अब यहाँ पर क्या है, 50 डिवाइडेड बाई 4। तो देखो आप 50 का मतलब तो 5 कंसिडर कर लो, 0 को आप ऐसे ही रख दो, 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40, और ये 42 हो जाएगा, बैलेंस 4, 5 8 जा 4, ये हो जाएगा 9, एंड 5 3 जा 15। उसके बाद आप क्या करो, 1 2 3 4 के बाद डॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे हमें पता है 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 पॉइंट आ जाएगा, और 3 9 में 4 9 जा 36, और 3 2 4 8 जा 32, और फिर कितना आएगा, 4 1 जा 4। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आर इनफ
अब ये जो हमें आंसर मिला है वो क्या मिला है, देखो एफ स्क्वायर मिनिमम मिला है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। हमें निकालना है क्या, एफ मिनिमम निकालना है, लेकिन ये किस में है, अभी एफ स्क्वायर में है। तो इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इसका आंसर यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सो देयरफॉर हमें लिखना होगा एफ मिनिमम, और जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी, रूट में, और इसे लिख देंगे 3.981। अब आपको बड़े आसानी से करना क्या है कि स्क्वायर रूट टेबल बुक में जाना है, वहाँ पर देखना है कि 3.9 में 8 का 1 में क्या वैल्यू गिवन है, ठीक है। जो वैल्यू आपको मिलेगी वो देखो कितनी आएगी वहाँ पर 1.995, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये कॉइन जस्ट स्लिप होगा वो कितनी होगी, 1.995, यानी अप्रोक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू 2 हर्ट्ज। इससे हमें यह पता चलता है कि जैसे ही वो 2 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करेगा वैसे ही वो कॉइन क्या हो जाएगा, वहाँ से स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पर ये कॉइन वहाँ से स्लिप हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गई, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। दूसरा मुझे ये बताना है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप बुक से आंसर इसको मैच करोगे तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक में जो वैल्यू दिया है तो वहाँ पर अगर उसने पाई सेंटीमीटर की जगह पर 2 पाई सेंटीमीटर लेगा तभी उसका आंसर बुक के आंसर से मैच करेगा। यानी कि अगर आप आर की वैल्यू को क्या लेते हो, 2 पाई सेंटीमीटर, तो आपका जो आंसर है वो बुक के आंसर से मैच कर जाएगा, राइट। लेकिन हमारी गिवन कंडीशन क्वेश्चन में क्या बोला है कि आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पाई सेंटीमीटर है। तो अगर हम पाई सेंटीमीटर लेके सॉल्व करेंगे तो अपने को इतनी ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बुक के आंसर से आपका आंसर मैच करे तो फिर आपको यहाँ पर पाई की जगह पर 2 पाई का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो कंडीशन है उस कंडीशन का यूज़ करते हुए हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया है, और इसका आंसर हमें मिल गया है 1.995 हर्ट्ज। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या बोला है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। तो अब हम क्या करेंगे, कॉइन को रिम पे रख देंगे और फिर देखेंगे कि कितने फैक्टर से कॉइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें ऐसा मान लेना है कि ये जो कॉइन है वो कहाँ पर है, रिम पे रख दिया गया है। अब हमें पता है जब कॉइन को हम रिम में रखेंगे तो सारी कंडीशन सेम रहेंगी जो इनिशियल कंडीशन थी, सिर्फ यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। तो अगर मैं इस कॉइन को यहाँ पे बनाऊँ तो समझो ये कंडीशन है। तो अब ये सारी कंडीशन वैसे ही रहेंगी जो इस कॉइन के लिए थी, खाली डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब कैपिटल आर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज आएगी, तो मैं वही फॉर्मूला लिख देता हूँ, देयरफॉर अब यहाँ पर क्या है, एट डिस्टेंस कैपिटल आर विच इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो अब देखो होगा क्या, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो एम से एम अगेन क्या हो जाएगा, कैंसल, और इस स्मॉल आर की जगह पर अब हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल आर, ठीक है। बस इतना ही चेंज करना है आपको, बाकी उसी तरीके से पूरा इक्वेशन सॉल्व करना है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, आर और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर एफ मिन 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन में का आंसर हमें मिला था इसे हम एफ मिन 1 ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारा इनिशियल फ्रीक्वेंसी था जब कॉइन कहाँ पे रखा था, पाई सेंटीमीटर पर। अब ये जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है, हमारा फाइनल फ्रीक्वेंसी है जब कॉइन कहाँ पे रखा है, रिम पे रखा है। तो इसे हम एफ मिन 2 ले लेते हैं, इज इक्वल टू म्यू जी। अब हम कंडीशन को पुटअप करते हैं तो देखो आर की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, इट इज़ गिवन 8 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 4 को ऐसे ही रखते हैं, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका एफ मिन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 0.5 और जी की वैल्यू क्या है आपकी, पाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगेन क्या होगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। सो देयरफॉर एफ मिन 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0.5 अपॉन, और ये टर्म नीचे आएगा तो हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2। डन। अब इसके आगे देखो हम इसे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए लिखता हूँ, एफ स्क्वायर मिन 2 यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी 0.5 इंटू 10 की पावर 2 और 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, एफ स्क्वायर मिन 2 इज इक्वल टू, अब 10 का स्क्वायर अगेन क्या है, 100 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 अपॉन 32। अब अगर हम इसे 2 से कट करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/16। डिवीजन आता ही है, क्या करेंगे 25, ये हो जाएगा 16 1 जा 16, बैलेंस 9,
तो 0.0, ठीक है। 16 अब कितनी बार जाएगा देखो 5 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 80, बैलेंस कितना आएगा 10, ठीक है। तो इसे आप ऐसे सॉल्व कर लेना। सो देयरफॉर एफ स्क्वायर मिनटू का क्या आंसर मिलेगा, इट विल बी 1.562। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एफ मिनटू, तो ये हो जाएगा एफ मिनटू इज इक्वल टू रूट ऑफ 1.562। अब हमें करना क्या है कि इसका स्क्वायर रूट देखना है। तो अगर आप लॉग टेबल बुक में जाओगे तो वहाँ पर आपको स्क्वायर रूट देखना है 1.5 में 6 का 2, तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी 1.25 हर्ट्ज, राइट। तो ये हमें क्या मिल गया, एफ मिन 2। अब देखो इस फ्रीक्वेंसी से आपको क्या पता चल रहा है कि समथिंग एक रेवोल्यूशन के थोड़े से आगे जैसे वो जाएगा, यानी एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद जैसे थोड़ा सा वो आगे बढ़ेगा वैसे ही ये कॉइन क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जब कॉइन हमारा पाई सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा था तो कितने फ्रीक्वेंसी पर स्लिप हो रहा था, ऑलमोस्ट 2 रेवोल्यूशन में। और जब हमारा कॉइन कहाँ रखा है, रिम में, तो कितने फ्रीक्वेंसी पे स्लिप हो रहा है, 1 से थोड़ा ज़्यादा रेवोल्यूशन में वो क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है कि कितने फैक्टर से ये स्लिप हो रहा है। अब फैक्टर निकालने के लिए हमें करना क्या है, एफ मिन 2 अपॉन एफ मिन 1। सो देयरफॉर एफ मिन 2 अपॉन एफ मिन 1 करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा। एफ मिन 2 की वैल्यू क्या है 1.25 और इसकी वैल्यू क्या है 1.995। अब आपको यहाँ पर तो लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग इसका आपको क्या आंसर मिलेगा 0.6265, ठीक है। तो जब आप इसे लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करोगे तो आपको 0.6265 आंसर मिल जाएगा। सो देयरफॉर एफ मिन 2 क्या होगा, एफ मिन 2 विल बी इक्वल टू 0.6265 ऑफ एफ मिन 1, ठीक है। दिस इज द फैक्टर चेंज। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा आंसर किससे मैच कर जाए, अगर ये आंसर हमारा टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच कर जाए तो आपको स्टार्टिंग में ही स्मॉल r की वैल्यू को 2 पाई लेना पड़ेगा, तभी आपका आंसर बुक के आंसर से मैच हो।